गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सिविक्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 पढ़ना है आज हम लोगों को जुडिशियरी, न्यायपालिका। इसके पहले पार्लियामेंट के बारे में आप पढ़े हैं और गवर्नमेंट के बारे में पढ़े। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी, और इन तीनों को कंबाइंड रूप से डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कहा जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, दे आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, उन्हें विधायिका लेजिस्लेचर कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री एक्सिक्यूटिव कहे जाते हैं, कार्यपालिका। ये दोनों गवर्नमेंट का हिस्सा, गवर्नमेंट के फंक्शन से जुड़ा हुआ है। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, एक्सिक्यूटिव का काम कानून का को लागू करना है। तीसरा जो हिस्सा है जुडिशियरी, वह गवर्नमेंट के फंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जुडिशियरी का रोल सुपरविजन, निगरानी का रोल है। न्यायपालिका यह देखती है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम कर रही है या नहीं। ये न्यायपालिका जुडिशियरी का पहला काम है। दूसरा काम है जुडिशियरी लोगों को जस्टिस, न्याय भी देती है। अगर देश के किसी नागरिक के साथ अन्याय होता है, चाहे वह इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियरी जस्टिस देने का भी काम करती है। आज सरकार के उसी हिस्से जुडिशियरी के बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। आप अपने सामने वीडियो देखने के पहले बुक सामने रखेंगे। बुक जब आपके सामने होगा उसके बाद आप वीडियो को सुनेंगे, तब आपको टॉपिक समझ में आएगा और उसको हम टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि डेमोक्रेसी में in India we follow a rule of law that means all citizens are equal in the eyes of law irrespective of their caste, creed, color और religion। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून के नजर में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या कम्युनिटी से संबंध क्यों नहीं रखता। और जब when these laws are violated, the victim approach the court of law to seek justice and punishment, penalty for the person who violated the law। लेकिन यदि किसी आदमी के इस अधिकार को अगर किसी के साथ अन्याय होता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? वह जुडिशियरी कोर्ट, जिसको हम न्यायालय कहते हैं, कोर्ट की शरण लेता है और कोर्ट उस व्यक्ति के साथ हुए अन्याय के आधार पर, अन्याय करने वाले व्यक्ति या उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसको पेनाल्टी और दंड देती है। तो पहला जो इसका टॉपिक्स है, द फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स, अदालत, न्यायालय के आखिर काम क्या है, कौन कौन सा काम देश क्या की अदालतें करती हैं, देश का कोर्ट करता है। पहला है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विवाद को सुलझाना, चाहे वह विवाद इंडिविजुअल के बीच हो, नागरिक के बीच यदि किसी तरह का कोई विवाद है, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच, राज्य सरकार के बीच किसी तरह का विवाद है, या 2 राज्यों के बीच भी किसी तरह का कोई विवाद है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच किसी तरह का विवाद है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने का काम कोर्ट का है, न्यायपालिका का है। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, ए कॉमन मैन लुक्स अप द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट द क्लॉजेज एंड लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्रांट जस्टिस। न्यायिक पुनरावलोकन करना, संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं या कानून की किताब में जो बातें लिखी हुई हैं, एक साधारण व्यक्ति के समझ में वह नहीं आ सकती,
तो उसको इंटरप्रिटेशन करने का, उसको व्याख्या करने का काम भी जुडिशियरी का है कि संविधान और लॉ के बुक में लिखे गए किसी भी बात को पब्लिक के संदर्भ में, नागरिक के संदर्भ में उसको इंटरप्रेट करती है। Moreover, if legislature in parliament enact a law that goes against the basic ideas of constitution, the judiciary has the right to declare such laws as invalid. न्यायिक पुनरावलोकन में आता है, जैसे कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, संसद का है, संसद कानून बनाती है, ये पावर पार्लियामेंट को है। लेकिन यदि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे, पार्लियामेंट में सरकार के मेजोरिटी से कानून बनती है, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के भावनाओं के खिलाफ हो या नागरिकों को उस कानून से कोई परेशानी हो, तो ऐसे में यदि जुडिशियरी को ये लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून, संसद के द्वारा बनाया गया कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियरी उस कानून को रद्द कर सकती है। ये पावर है जुडिशियरी का और कोर्ट्स का। और तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर किसी नागरिक को कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, फंडामेंटल राइट देना गवर्नमेंट का काम है। अगर किसी सिटीजन को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वह उल्लंघन किसी इंडिविजुअल के द्वारा हो रहा हो या गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा हो, दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति कोर्ट की शरण ले सकता है और अपने फंडामेंटल राइट को प्राप्त करने के लिए अदालत में जा सकता है। और यदि कोर्ट को यह लगता है कि नागरिक के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, तो कोर्ट गवर्नमेंट को यह आदेश देती है कि वह लोगों के उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रदान करें। तो ये मुख्य 3 फंक्शन कोर्ट के कहे जाते हैं: विवाद सुलझाना, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू और प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना। ये जुडिशियरी के मुख्य 3 फंक्शन हैं। अगला जो चैप्टर टॉपिक्स है, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी? स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी के सफलता के लिए सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि उस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी के प्रेशर में नहीं हो, किसी के दबाव में नहीं हो। अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अगर वह एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दबाव में काम करेगी, तो ऐसी जुडिशियरी नागरिकों को जस्टिस नहीं दे सकती। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम का मतलब होता है कि फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियल कोर्ट्स, द इलेक्शन ऑफ द जज एंड देयर रिमूवल आर फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम का मतलब है कि कोर्ट के काम करने में, जज के चुनाव में और जजों को हटाने में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की कोई भूमिका नहीं है। तभी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से वह दबाव में नहीं आएगा। तो लेजिस्लेचर, हमारे देश में जो जजों की नियुक्ति का और हटाने का प्रावधान है, उसमें जुडिशियरी और लेजिस्लेचर की बहुत ही मामूली भूमिका होती है, 9 के बराबर, जिसका जजों के सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं। दूसरा, उनको हटाने की भी जो प्रक्रिया है, जजों को इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, महाअभियोग के द्वारा। महाअभियोग क्या है? पार्लियामेंट के दोनों हाउस अगर 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव को, प्रपोजल को पास कर देते हैं, तब जज हटेंगे। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जज को हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यह इसलिए ये सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है ताकि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दबाव से मुक्त हो सके। What if the judicial system was not independent and prone to interference from the legislature and executive? यदि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो पॉलिटिशियन would try to influence the decision of judge
and the concept of justice would be defeated. अगर जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के प्रभाव से बाहर नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति में जजों का जो डिसीजन होगा उसको राजनीतिक प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे परिस्थिति में न्याय का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स शुड बी वायोलेटेड एंड क्रिमिनल एक्टिविटी इन द कंट्री वुड राइज। और यदि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं हो तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, देश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर जुडिशियरी आ जाए तो सरकार जो चाहेगी वही जुडिशियरी से फैसला करा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जुडिशियरी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकती। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है। अगला जो टॉपिक है इसमें द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में जो न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वह किस तरीके का है। तो आप जानते हैं कि भारत एक देश है जो राज्यों में बटा हुआ है। राज्य डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है वो सब डिविजन्स में बटे हुए हैं। तो हमारे देश में मुख्य रूप से 3 लेवल कोर्ट का सिस्टम है। प्रत्येक जिले में एक कोर्ट होता है, अदालत होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM और डिस्ट्रिक्ट जज, ये 2 वहां उस अदालत के हेड होते हैं और CJM और डिस्ट्रिक्ट जज ही मामलों की प्रारंभिक सुनवाई करते हैं। कोई भी केस सबसे पहले क्रिमिनल केस या सिविल केस, 2 तरह की केस होती है, अगला टॉपिक वही पढ़ाना है। तो ये दोनों मामले सबसे पहले CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उसका हिंदी होता है, तो उसके अदालत में उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज उस पर डिसीजन लेके फैसला करता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के डिसीजन से कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, यानी जिसके अगेंस्ट में अगर डिसीजन डिस्ट्रिक्ट जज देता है, तो अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जज से डिसीजन सही नहीं हुआ है, मेरे पक्ष में नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति कोर्ट का जो अगला भाग है हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय। अक्सर वह राज्य की राजधानी में ही होता है, जैसे बिहार का पटना में पटना हाई कोर्ट है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट उनकी राजधानी में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उसी तरह बहुत ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जिनका हाई कोर्ट एक ही राज्य में है, जैसे वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। तो अक्सर राज्य के लेवल पे स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद अगर उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वह हाई कोर्ट में जाता है। ये हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए डिसीजन मेड बाय ए लोअर कोर्ट इफ इट इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस। हाई कोर्ट को ये पावर है कि हाई कोर्ट में फिर उस मामले की सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सही तरीके से फैसला नहीं किया है, उसके डिसीजन में कुछ गड़बड़ी है, तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को कैंसिल कर सकता है। ये राज्य स्तर पर दूसरा स्ट्रक्चर है हाई कोर्ट का। इस बॉक्स में आपको दिया गया है कि भारत में 24 हाई कोर्ट हैं और 28 स्टेट हैं जिसमें 24 हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा एक सुप्रीम फर्स्ट हाई कोर्ट की स्थापना बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 1862 में हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुई। तो ये पुराने हाई कोर्ट हैं जो अंग्रेजों के समय से बनाए गए हैं और कुछ हाई कोर्ट आजादी के बाद भी बने हैं, तो उनकी संख्या 24 है। और हाई कोर्ट के ऊपर जो हमारा जस्टिस सिस्टम का सबसे सुप्रीम कोर्ट है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। यह पूरे देश का कोर्ट है, एक कोर्ट है जो नई दिल्ली में स्थित है और देश भर के सारे राज्यों के हाई कोर्ट के डिसीजन से यदि कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो वह व्यक्ति उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है दैट वाज फाइनल डिसीजन, क्योंकि उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया वह डिसीजन हर हाल में पूरे देश में लागू होता है, पूरे देश में वो माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मामले होते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। अक्सर ऐसे कोई भी जनरल केस जो है वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर सेटिस्फाइड कोई नहीं है तो हाई कोर्ट में जाएगा, उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन गिने चुने कुछ ऐसे भी केसेज हैं जिसमें आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये हमारे देश के कोर्ट का स्ट्रक्चर है। एक एक लाइन आप इसको पढ़ेंगे ठीक और ये वीडियो देखेंगे ठीक समझ में आ जाएगा। अब जुडिशियरी में लॉ कितने तरह के होते हैं? तो अमूमन जो कानून है हमारे देश में उसको दो भाग में बांटा गया है। एक है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। अपराध से संबंधित कानून और नागरिकों के अधिकार से संबंधित कानून। द इंडियन लीगल सिस्टम डील्स विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस आर फाइल्ड बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज डन अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड लॉ। कानून के खिलाफ यदि कोई गतिविधि होती है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है और क्रिमिनल कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। द लॉज क्लासिफाई सच एक्टिविटीज एज क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल केसेस आर फिल्ड फॉर एक्टिविटीज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड लॉ दैट क्लासिफाई सच एक्टिविटीज एज वायोलेटिंग द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार को, चाहे वो संपत्ति पर उसका अधिकार हो, सक्सेसर लॉ कानून, उत्तराधिकारी का मामला हो, मैरिज, डाइवोर्स, संपत्ति विवाद, ये सारे मामले सिविल लॉ के अंतर्गत माने जाते हैं। जो संपत्ति पर या व्यक्ति पर या पर्सन पर अधिकार से रिलेटेड होता है उसको हम सिविल लॉ कहते हैं। दोनों में डिफरेंस बताया गया है। क्रिमिनल केस में लिखता है पर्टेन टू एक्टिविटीज डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज ऑफेंस दैट इज कमिटिंग ए मर्डर, थेफ्ट, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, किडनैपिंग, किसी को थ्रेटन देना, धमकी देना, इस तरह के जो केस होते हैं वो क्रिमिनल लॉ होते हैं, क्रिमिनल केस आते हैं। दूसरी तरफ पर्टेन टू केस दैट इन्वॉल्व डिनायल ऑफ वायलेशन ऑफ सिटीजन राइट। नागरिकों के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामले सिविल लॉ कहलाते हैं। जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों का व्यापार करना, सश्रम कारावास बेगार करवाना या बिना पैसे का उसको काम करने के लिए बाध्य करना, किसी की संपत्ति को जबरदस्ती हड़प लेने का प्रयास करना, विवाह और तलाक से संबंधित मामले, ये सभी सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। क्रिमिनल केस में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एफआईआर जिसको कहते हैं, केस का पहला स्टेप होता है एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस के पास लॉन्च किया जाता है और उसके बाद वो पुलिस जो है कोर्ट में पूरा मामले की जांच करके जो जांच से निकलता है कोर्ट में उसको दायर करती है। लेकिन सिविल केस का जो पिटीशन है वो सीधे कोर्ट में दायर किया जाता है, पुलिस के पास उसको जाने की जरूरत नहीं होती है। क्रिमिनल से रिलेटेड, क्रिमिनल लॉ से जो रिलेटेड मामले हैं वो पुलिस के पास एफआईआर दर्ज होता है थाने में, जबकि सिविल लॉ के मामलों की पहला आप पिटीशन सीधे कोर्ट में दे सकते हैं। द कन्विक्ट इज आइदर सेंटेंस फॉर पनिशमेंट, फाइन और बोथ। क्रिमिनल केस में जो आरोपी होता है, अगर आरोप साबित हो जाता है किसी व्यक्ति पर कि वह क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो उसमें उसे दंड दिया जाता है। पनिशमेंट हर तरह का है, दंड, जेल का दंड है, मृत्यु दंड है, इस तरह के जो जैसा केस होता है, जिस तरह का केस का नेचर होता है उसी तरीके से उसके लिए सजा निर्धारित है। जबकि सिविल केस में कोर्ट जो है जो गलत होती है, अगर किसी का संपत्ति पर अधिकार नहीं है तो उसको सुलझा के दे दिया जाता है। मैरिज और डाइवोर्स संबंधी जो रिलेटेड मामले होते हैं उसको भी समझौता समाधान, यानी सिविल केस का में कोई डिसीजन पनिशमेंट के रूप में नहीं होता है, बल्कि जो विवाद होते हैं उनको सुलझा दिया जाता है। तो ये दोनों तरह के केसों को कोर्ट कैसे डील करती है उसके बारे में बताया गया है कि क्रिमिनल केसेस क्या है, सिविल केसेस क्या है। अगला जो इसमें टॉपिक्स है, आर कोर्ट्स इजिली एक्सेसिबल। क्या न्यायालय जो है सभी लोगों को आसानी से उपलब्ध है? क्या सभी व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच जाता है? तो
तो लिखा है कि द कोर्ट्स इन इंडिया आर ओपन टू द पब्लिक एंड ड्यूटी बाउंड टू हियर द प्ली ऑफ एवरी सिटीजन हु फील्स ही हैज बीन रॉन्ग। कानून में, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोर्ट, भारत का कोर्ट इसलिए ही खोले गए हैं और उसका ये कर्तव्य है कि किसी नागरिक को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो उसके पिटीशन की सुनवाई कोर्ट करेगा। कोर्ट किसी के भी साथ हुए अन्याय को सुनने से इनकार नहीं कर सकता। एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह न्यायालय से न्याय पाए। However, the formal procedure of filing a case through a lawyer make it difficult and expensive for citizen with limited means. हालांकि वकील का सहारा लेके केस दायर करना, कोर्ट में जाना, ये थोड़ा मुश्किल कठिन काम तो जरूर है जो सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। फार्मर्स, आर्टिसन एंड पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड often suffer atrocities committed against them because they cannot afford to go through complex legal procedure. जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दैनिक पैसा कमा के जिनका जीवन यापन चलता है, उनके लिए कोर्ट के झंझट में, जटिल व्यवस्था में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लगभग देश के सभी लोगों को तो कोर्ट एक्सेसिबल है, लेकिन आज भी जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसको न्यायालय तक पहुंचने में कठिनाई होती है और न्यायालय तक मामला ले जाने में सुलभ नहीं होती है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए भी सरकार ने डिफरेंट कदम उठाए हैं। इसके लास्ट पेज में लिखा है कि टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ जस्टिस एंड प्रोवाइड ग्रेटर लीगल एक्सेस टू सिटीजन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैकेनिज्म वाज लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1980। अब कोर्ट पहुंचना हर व्यक्ति के लिए जो काफी जटिल काम था, इसको सुलझाने के लिए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम को प्रोवाइड किया, जिस सिस्टम को PIL, जनहित याचिका उसको कहते हैं हिंदी में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने कंप्रोमाइज किया। मैकेनिज्म इंपावर सिटीजन टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू देम ड्यू टू द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। PIL का सिस्टम नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकार का कहीं से भी किसी भी तरीके से यदि उल्लंघन होता है तो वह एक सादे कागज पर भी लिख के यदि PIL पिटीशन कोर्ट में फाइल करता है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता है और उस पर सुनवाई करता है। उसमें न कोई वकील आपको ठीक करने की जरूरत है, आप एक कॉमन पीपुल की तरह भी PIL किसी भी कोर्ट में दायर करेंगे तो कोर्ट उस पर तुरंत रेस्पॉन्स लेगी। People are also allowed to file PIL on behalf of others who they know have been denied their fundamental rights soon. PIL mechanism became immensely popular with the masses and 2001 activists filed the PIL against the state government. सरकार के खिलाफ अगर कोई नागरिक को लगता है कि गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी से उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो वह कोर्ट में जाके PIL दायर कर सकता है। इसके लिए स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजन टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन सोसाइटी, ए फ्यू डिस्क्रिपेंसीज हैव क्रेप्ट आउट ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल प्रोविजन है कि प्रत्येक नागरिक को मानव उसके सम्मान की रक्षा करना, उसके जीवन की रक्षा करना और अपराध रोकना समाज में, ये जुडिशियरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जुडिशियरी की जिम्मेवारी होती है। Of these, the most alarming is that of the delay in the trial and justice process. लेकिन सबसे खतरनाक जुडिशियरी में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि काफी विलंब होता है। देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, आज कोई केस दायर होता है तो 30 साल, 35 साल, 40 साल तक लग जाते हैं फैसला होने में। ये भारत के जुडिशियल सिस्टम में एक परेशानी और कठिनाई का कारण है। हालांकि स्पेशल कोर्ट बना के, स्पीडी ट्रायल करके, लोक अदालत का गठन करके सरकार बहुत सारे ऐसे कदम उठाई है कि लोगों को त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस मिल सके कि अपराध होने के बाद उसको ज्यादा इंतजार नहीं कर सके। तो जुडिशियल सिस्टम में सुधार, रिफॉर्म का प्रयास लगातार जारी रखा जाता है और ये कोशिश भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। जैसे
एक पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देर होना न्याय न देने के बराबर है। यानी अगर किसी को न्याय मिलता है लेकिन बहुत देर से मिलता है तो वैसा न्याय अन्याय कहलाता है, वह न्याय नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए जस्टिस में जो डिले होता है, देर होती है, इसको जो है दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे सुधार गवर्नमेंट की तरफ से और जुडिशियरी की तरफ से भी किया जा रहा है, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमारे भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कानून का राज स्थापित करने में। और यह अगर जुडिशियरी, किसी भी देश की डेमोक्रेटिक कंट्री की जुडिशियरी अगर जस्टिस सिस्टम को सही तरीके से नहीं चलाती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के भावना के खिलाफ माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसे गलत माना जाता है। बस यही है जुडिशियरी। पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक्स को, एक एक लाइन को पढ़ना है, वीडियो देखना है। इसका असाइनमेंट भी डाउनलोड कर दिया गया है, असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है। आप वीडियो सुनेंगे तो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, बुक का हेल्प लेके सही तरीके से इस चैप्टर को आप पढ़िए।